हाँ भाई। तो आज हम लोगों ने अपने पास एक नया चैप्टर रिवाइज करना है। चैप्टर का नाम है डिबेंचर्स। ठीक है, आसान चैप्टर है। तुम लोगों ने काफी बच्चों ने 12th में उसको पढ़ भी रखा है। ठीक है, तो डिबेंचर्स पहले चीज हम डिस्कस करते हैं। डिबेंचर्स क्या है? तो डिबेंचर्स क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट बाय द कंपनी। मतलब कंपनी ने पब्लिक से क्या किया होता है, लोन लिया होता है। और कंपनी क्या कहती है कि मैं इस लोन को आपको चुकाऊंगी, बट वो ये बात एक्नॉलेज कर रही है, ये बात अप्रूव कर रही है कि हाँ हमने आपसे लोन लिया है पब्लिक से। तो ये एक कंपनी, ये पब्लिक के पास गई, ये रही पब्लिक। और पब्लिक से क्या कहते हैं कि आप हमें लोन दो, हम आपको ब्याज देंगे। ठीक है, और जैसे समझ लो तुमने कभी कोई पेमेंट करी हो, तो उस पेमेंट की रिसीट मिलती है कि हाँ आपने हमें पेमेंट कर दिया। तो उस पेमेंट की जो रिसीट है वो समझ लो डिवेंचर है, कि आपने इनको लोन दिया, तो बदले में आपको जो रिसीट दे रहे हैं, उस रिसीट को हम क्या बोल देते हैं, डिवेंचर्स। जिसमें ये लिखा होता है कि यस, इस बंदे ने हमें इस तारीख को इतने रुपए लोन पे दिया है, और हम उसको रीपे करेंगे इस तारीख पे। मतलब रीपेमेंट की डेट बता देंगे, और साथ साथ बता देंगे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज मिलेगा। फिर यही बता देंगे कि ये जब रीपे करेंगे तो कितना रीपे करेंगे, कम पे रीपे करेंगे, ज्यादा, या कैसे हिसाब से रीपेमेंट होगी, वो भी उनको बताई जाएगी। ब्याज कब कब मिलेगा वो डेट्स भी वो बताएंगे कि ब्याज यानी कि इंटरेस्ट क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, कैसा है, वो सब भी उनको बता के देंगे। ठीक है, तो ये तो होगी बेसिक बात कि कंपनी जो डिबेंचर्स इशू कर रही है वो डिबेंचर्स होते क्या है, और डिबेंचर्स पे किस तरीके से कंपनी इनिशियली काम करती है। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी जब इशू करती है डिबेंचर्स, तो हमने देखा था कि शेयर्स भी इशू हो सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम, बट शेयर्स कभी भी इशू नहीं हो सकते एट अ डिस्काउंट। अनटिल अनलेस वो स्वेट इक्विटी शेयर्स है जो एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं। बट जब बात आती है इशू ऑफ डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स को आप इशू कर सकते हो एट पार, प्रीमियम, या फिर डिस्काउंट पे। ठीक है, एट पार का मतलब क्या है, अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो आप इसको इशू करोगे 100 पे ही। प्रीमियम का मतलब क्या है, आप फेस वैल्यू अगर 100 है, इशू कर रहे हो 110 पे, 120 पे। और अगर अगर हम बात करें कि इशू करने डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट, तो क्या होता है, इशू प्राइस हो जाती है लेट अस सपोज 90 रुपए पे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि फेस वैल्यू से कंपेयर करना होता है कि कितने पे इशू हो रहा है, पार, ये प्रीमियम या फिर डिस्काउंट। सेम ही चीज हमने शेयर्स के अंदर पढ़ी थी, तो कोई चीज नई नहीं है इसके अंदर। बस फर्क सिर्फ इतना है कि डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं डिबेंचर्स, बल्कि शेयर इशू नहीं हो सकते। अब अगर आपको शेयर्स इशू करने हैं, तो इशू सॉरी डिबेंचर्स इशू करने हैं, तो डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं या तो फॉर कैश, या फिर फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। तो अगर बात आती है कैश की, तो जब, अरे यार क्या हो रहा है, आज एक्सट्रीमली हैंग कर रहा है ये। अगर हम बात करें इशू ऑफ शेयर डिबेंचर्स एट कैश, तो कैश में क्या होता है, हम या तो डिबेंचर्स इशू करेंगे लमसम में, या डिबेंचर्स इशू होते हैं एट इन इंस्टॉलमेंट्स, जैसे कि हमने शेयर्स में भी देखा था। तो अगर लमसम में डिबेंचर्स इशू होते हैं, तो इनकी एंट्री क्या होती है, इनकी एंट्री वही जो हमने शेयर्स में सीखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, मान लो जो भी जितने परसेंट भी डिबेंचर, 10% डिबेंचर मान लो तो टू 10% डिबेंचर्स। ये हो जाती है लमसम वाली एंट्री। अगर इंस्टॉलमेंट्स में एंट्री होती है तो बिल्कुल वही एंट्री जो शेयर्स के अंदर होती है। क्या, हम पहले एप्लीकेशन के पैसा रिसीव करते हैं, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू, मान लो 10% है ब्याज तो 10% डिबेंचर्स, फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, एंट्री सेम, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, अलॉटमेंट रिसीव कर लेंगे, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, और फिर फाइनल कॉल वाली एंट्री भी आ जाएगी, डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू 10% डिबेंचर, और इसको फिर हम लास्ट में रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम चीज है। अगर हम इशू करते हैं डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम या फिर एट अ डिस्काउंट, तो वो डिबेंचर का प्रीमियम या डिस्काउंट जो है, हम कुछ नहीं दिया था तो मान लेते हैं अलॉटमेंट पे है। अदरवाइज सवाल ने अगर बता दिया कि प्रीमियम या डिस्काउंट वो कहाँ पे ले रहे हैं तो उस हिसाब से ले ले जाएगा, या तो एप्लीकेशन पे फाइनल कॉल पे जैसा भी सवाल बता दे। कुछ नहीं बोला तो मान लेंगे कि प्रीमियम या डिस्काउंट कहाँ पे है, उस पे है, अलॉटमेंट पे। अच्छा, अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ड्यू वाली एंट्री में डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्री अपना आप चेंज होगी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट या फिर प्रीमियम। अब इसमें एक चीज और होती है, अगर हम फ्यूचर में अगर हम फ्यूचर में रिडीम करने वाले हैं डिवेंचर एट अ प्रीमियम, तो हम इसकी एक एंट्री और पास करते हैं। कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज हमने फेस वैल्यू 100 के डिवेंचर्स इशू करें, और जब हम इनको रिडीम करेंगे तो हम इनको रिडीम करेंगे लेट सपोज 150 पे। 100 रुपए लिए हैं आज हर डिवेंचर के लिए, और वापस करेंगे हर डिवेंचर के 150। तो ये जो 50 रुपीज हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, इसकी हम एंट्री बुक करेंगे कब, इशू के वक्त ही। और उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अमाउंट कितने से आएगा, हम प्रीमियम कितना इशू कर रहे हैं 50 पे, इतने 50 रुपए एक्स्ट्रा इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा हम चुका रहे हैं उतने को पकड़ेंगे इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स कर देंगे, और ये लॉस ऑन इशू हम राइट ऑफ कर देंगे ओवर द इयर्स। ये प्रीमियम एक तरीके से क्या हमारी लाइबिलिटी है। अब ये एंट्री आएगी कहाँ, वैसे तो तुम्हें स्कूल में सिखाया जाता है कि इसको अलॉटमेंट वाली एंट्री के साथ ही क्लब कर दो, तुम्हें वहां क्लब करने की आदत तो वहां क्लब कर दो, नहीं तो तुम इसको अलॉटमेंट वाली ड्यू वाली एंट्री के बाद भी बुक कर सकते हो, एक अलग से एंट्री भी पास करना चाहो तो कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा कि इसको अलग से ही बुक करो। बाकी जिस बच्चे को हैबिट में आ गई कि उसको अलॉटमेंट वाली एंट्री में ही डालना है तो वहां पे भी डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं अगर लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट्स में। अगर आपको डिबेंचर्स इशू करने हैं फॉर नॉन कैश तो वो कैसे कैसे होते हैं, बिल्कुल वही सेम सिनारियोज जो हमने शेयर्स के लिए पढ़े थे, कि अगर आपने प्रमोटर्स को देने हैं फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय देम तो दे सकते हो, अंडरराइटर को देनी है एज कमीशन तो उसको आप दे सकते हो। ठीक है, फिर हमने और क्या पढ़ा था, अगर आपने किसी का बिजनेस परचेज किया है तो आप कर सकते हो बिजनेस परचेज के लिए एंट्री। अगर आपने किसी से फिक्स एसेट्स खरीदे हैं और उनको रीपेमेंट करनी है तो रीपेमेंट के लिए भी काम आ सकता है। ठीक है, आई थिंक यही था हमने जो पढ़ा था, प्रमोटर्स, अंडरराइटर कमीशन, बिजनेस परचेज, फिक्स एसेट्स। या और भी कोई अगर है, कोई और सिनारियो में भी हो सकता है डिबेंचर्स इशू हो सकता है, तो उस केस के लिए भी आप नॉन कैश में डिबेंचर्स इशू कर सकते हो।
एंट्रीज बिल्कुल सेम रहेंगी, फर्क सिर्फ इतना आएगा कि जहां पे तुम शेयर कैपिटल लिख रहे थे वहां पे तुम लिख दोगे 9%, 10% डिवेंचर बस। बाकी प्रमोटर की जो खर्चों वाली एंट्री थी कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रमोटर, फिर प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, वो सब सेम रहेगा, बस एंट्री क्या रह जाएगी, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल हो जाएगी प्रमोटर टू 10% डिवेंचर। अंडरराइटिंग कमीशन की भी वही एंट्री, बिजनेस परचेज की भी, फिक्सेस की भी, या कोई और तरीका है तो सेम एंट्रीज चलेंगी, उनमें कोई फर्क नहीं है सिवाय इसकी कि डिवेंचर की जगह वर्ड, सॉरी शेयर की शेयर कैपिटल डिवेंचर वर्ड आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इशू डिवेंचर्स में हमारा ये हो गया। अच्छा, एक जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे डिवेंचर्स कितने तरीके के हो सकते हैं। तो हमने देखा है डिवेंचर्स होते हैं रिडीमेबल, फिर होते हैं इरिडीमेबल, फिर कन्वर्टेबल, अगले नॉन कन्वर्टेबल, अगले रजिस्टर्ड डिवेंचर, उसके बाद बेरर डिवेंचर, फिर फर्स्ट चार्ज डिवेंचर, सेकंड चार्ज डिवेंचर। तो ये कुछ हमने टाइप्स पढ़े थे, एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या थे ये। सबसे पहला है रिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर्स मतलब ऐसे डिवेंचर्स जिनका पैसा आप इस कंपनी के वाइंडिंग अप से पहले चुकाओगे, मतलब कंपनी वाइंड अप हो या ना हो आपको इनका पैसा वापस करना पड़ेगा। ये हो गए हमारे रिडीमेबल डिवेंचर्स। नेक्स्ट है इरिडीमेबल डिवेंचर्स। ये वो डिवेंचर्स है जिनका पैसा कंपनी ले लेती है और कभी वापस नहीं करती, लोन की तरह से पड़ा रहेगा, उनको हमेशा उस पर ब्याज मिलता रहेगा, बट कंपनी इनका पैसा कभी भी चुकाएगी नहीं वापस, अनटिल अनलेस कंपनी वाइंड अप हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्टेबल डिवेंचर। ये कौन से डिवेंचर होते हैं, वो डिवेंचर जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू शेयर्स, मतलब या तो आप इनको फुल्ली कन्वर्ट कर दो इनटू शेयर्स, पैसे चुकाने की जगह पे इनको शेयर दे दो, या फिर इनका कुछ पैसा शेयर में दे दो और कुछ पैसा कैश वापस कर दो, तो ये होगी कन्वर्टेबल। अगले हैं नॉन कन्वर्टेबल, वो डिवेंचर्स जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू शेयर्स, मतलब इनको जब आप वापस करोगे तो पैसा ही वापस करोगे, इनके बदले आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट रजिस्टर्ड डिवेंचर, वो डिवेंचर जिन पे कंपनी ने नाम लिखा हुआ है कि ये डिवेंचर इस आदमी के हैं, कंपनी ने अपने पास एक रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर्स होता है वो मेंटेन करती है, तो उस रजिस्टर में अगर आपका नाम लिख दिया है तो वो डिवेंचर रजिस्टर्ड डिवेंचर हो जाएगा, और कंपनी के पास आपका नाम बुक हो जाएगा कि आपके पास इतने नंबर डिवेंचर्स पड़े। अगला है बेरा डिवेंचर। बेरा डिवेंचर में कंपनी क्या करती है, कंपनी किसी का नाम रिकॉर्ड करती है, जिसके भी हाथ में डिवेंचर होगा कंपनी उसको रिपे कर देगी जब कंपनी को वापस करने होंगे, या उसी को ब्याज पे करेगी जिसके भी हाथ में डिवेंचर होगा, नाम किसी का लिखती कंपनी अपने पास। अगला फर्स्ट चार्ज डिवेंचर, ये वो डिवेंचर होता है जिसमें आप डिवेंचर्स को जब सिक्योरिटी देते हो तो अगर कंपनी रीपे नहीं कर पा रही है तो जो सिक्योरिटी के तौर पर उन्होंने असेट मॉर्गेज करा है, उस मॉर्गेज करके असेट को जो पैसा आएगा तो सबसे पहले इन फर्स्ट चार्ज डिवेंचर को रीपेमेंट होगी, और बचे हुए पैसों से फिर सेकेंड चार्ज डिवेंचर को रीपेमेंट होती है। फर्स्ट चार्ज का मतलब क्या है, जो भी असेट मॉर्गेज करा हुआ है फॉर डिवेंचर होल्डर्स, वो जब बेचा जाएगा तो सबसे पहले उससे रीपेमेंट फर्स्ट चार्ज डिवेंचर की होगी। सेकेंड चार्ज वाले क्या होंगे, उनकी होगी पेमेंट जब फर्स्ट चार्ज को पेमेंट हो जाएगी पूरी तरह से, उसके बाद सेकेंड चार्ज डिवेंचर्स की पेमेंट होती है, तो वो हो जाते हैं हमारे सेकेंड चार्ज डिवेंचर्स। ठीक है, तो डिवेंचर्स के हमने अपने पास टाइप्स भी देख लिए। नेक्स्ट इसके अंदर और क्या था, आई थिंक डिवेंचर इंटरेस्ट की बात आ रही है। तो जो डिवेंचर इंटरेस्ट है हमने इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी। ज्यादातर सवाल कहेगा कि इंटरेस्ट हमने साल में 2 बार देना है, 30 सितंबर, 31 मार्च, या फिर 30 जून, 31 दिसंबर, जैसे भी सवाल कहेगा तो तुम्हें वो एंट्री पास करनी होगी। तो एंट्री क्या रहेगी, सबसे पहले हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और अगर सरकार ने कहा है कि मुझे इस पर टीडीएस काट के दो तो हम टीडीएस की भी एंट्री करेंगे, तो डाल देंगे हम टू टीडीएस कलेक्टेड। ठीक है, लेट सपोज 1 लाख का ब्याज है
सरकार ने क्या कहा, 10% का टीडीएस मेरे पास जमा करा दो, बाकी के 90,000 डिबेंचर होल्डर को दे दो। तो डिबेंचर होल्डर की तरफ 90,000 की इलेक्टिव बुक हो जाएगी और टीडीएस 10,000 रुपए का कलेक्ट हो जाएगा। अब कंपनी को क्या करना है, कंपनी को ये टीडीएस जो उन्होंने कलेक्ट करा है ये सरकार को जमा कराएंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी टीडीएस कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000, और जो डिबेंचर होल्डर का ब्याज है वो भी उसको पे कर देंगे, तो उसकी अलग एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 90,000। ठीक है, अच्छा ये एंट्री साल में 2 बार होगी, डिपेंडिंग कि अगर सवाल में 6 महीने का ब्याज दिया है, अगर क्वार्टरली ब्याज बोले तो ये 4 बार एंट्री होंगी। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, ये जितना भी टोटल इंटरेस्ट है इसको उठा के डाल देंगे P&L में, तो उसकी एंट्री करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया SPL, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने डेबिट मारा होगा सारा का सारा एक साथ हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें बस ध्यान रखना कि भैया इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या, इंटरेस्ट किस किस दिन पे रीपे कर रहे हैं और साल किस दिन खत्म हो रहा है। हमने अपने पास सवाल ऐसे करे हुए हैं जहां पे साल हमारा खत्म हो रहा है 31 मार्च पे, पर ब्याज जो पे हो रहा है वो 30 जून और 31 दिसंबर पे। तो जो लास्ट के 3 महीने जैन फेब मार्च, उसके ऊपर जो ब्याज है हमें उसको ब्याज को अक्रू करके अपने पास बुक करना होगा, और अगले जब नेक्स्ट ईयर पे करेंगे तो 6 महीने का ब्याज एक साथ पे करेंगे, पर बुक जो करेंगे नेक्स्ट ईयर वो सिर्फ 3 महीने का बुक करेंगे। तो इसके ऊपर हमने सवाल क्लास में करे हुए हैं, उनको एक बार ढंग से एक बार देख लेना। ठीक है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट भी हमारा कवर हो जाता है। अच्छा, इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो बच रहा है वो है राइटिंग ऑफ का, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू एंड डिस्काउंट ऑन इशू, इनको राइट ऑफ करने की बारी आएगी। तो हम राइट ऑफ कैसे करेंगे, अगर तो रिडीम हो रहे हैं डिबेंचर्स लमसम में, तो हम क्या करेंगे, हम जितना भी लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू का अमाउंट है इसको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टर्म ऑफ डिबेंचर से, कितने पीरियड के डिबेंचर्स हैं। जितना भी अमाउंट आएगा इस अमाउंट को हम इक्वली राइट ऑफ कर देंगे, इक्वली राइट ऑफ कर देंगे ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर। मतलब हर साल सेम अमाउंट हम पीएल में ट्रांसफर करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब सारा पैसा एक साथ नहीं चुका रही कंपनी, धीरे धीरे चुका रही है, तो कैसे करेंगे, तो हम जो भी फेस वैल्यू आउटस्टैंडिंग रहेगी ड्यूरिंग द ईयर, फेस वैल्यू आउटस्टैंडिंग जो रहेगी ड्यूरिंग द ईयर, उसका हम रेशियो बनाएंगे और उस रेशियो में हम राइट ऑफ करेंगे। ठीक है सर, समझ नहीं आया, कहने का मतलब है लेट अस सपोज डिबेंचर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू है 10 लाख और कंपनी इनको रिडीम कर दी कुछ ऐसे 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 3 और 2 5 और 1 6 और 4 लाख। अगर कंपनी मान लो ऐसे ऐसे रिडीम कर रही है, ठीक है, ईयर 1 में रिडीम कर रही है 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 1 लाख, फिर 4 लाख, तो हम देखेंगे कि कितना फेस वैल्यू आउटस्टैंडिंग चल रहा है ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो 10 लाख में से 2 लाख हमने ईयर एंड पे चुका है, 10 लाख में से 2 लाख साल के आखिर में चुका है, ईयर 1 के एंड पे। तो पूरे साल कितने डिबेंचर चले, 10 लाख के। ठीक, अगले साल फिर क्या किया, 10 लाख में से 2 लाख चुका दिए, तो कितने बच गए, 8 लाख। अब पूरे साल 8 लाख चले, लास्ट हमने 3 लाख रिडीम कर दिए। ठीक, तो पूरे साल कितने चले डिबेंचर, 8 लाख चले। ठीक है जी, एंड में रिडीम कर दिए 3 लाख, तो 8 में से 3 लाख चुका दिए, बच गए कितने, 5 लाख। अब हमने तीसरा में पूरे साल 5 लाख चला है और क्या हुआ, लास्ट में 1 लाख रिडीम कर दिया, तो यहाँ पे कितना चला, पूरे साल 5 लाख चले, 1 लाख हमने चुका दिया, बच कितने गए, 4 लाख ईयर 4 में। और चौथे साल में 4 लाख ही चले
और आखिरी में हमने वो 4 लाख भी चुका दिए, तो पूरे से कितना आउटस्टैंडिंग थे? 4 लाख। तो हम क्या करेंगे, जो भी लॉस ऑन इश्यू और डिस्काउंट ऑन इश्यू का अमाउंट है इसको टोटल करेंगे और उसको राइट ऑफ कर देंगे इस रेशियो में 10:8:5:4। ठीक है। जो भी फेस वैल्यू आउटस्टैंडिंग है ध्यान रखना, उसमें बच्चे कभी कभी क्या कर देते हैं, इस रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। इस रेशियो में राइट ऑफ नहीं करना है, जितनी भी फेस वैल्यू आउटस्टैंडिंग चलिए ड्यूरिंग द ईयर उसके ऊपर। अब मैंने इसके ऊपर एक सवाल क्लास में करवाया था जहां पे हमने साल के बीच में कुछ रिडेम्पशन कर दी। अभी तो मैंने माना कि हमने साल के एंड में रिडेम्पशन करा है, 2 लाख 3 लाख 1 लाख 4 लाख। अगर साल के बीच में रिडेम्पशन करी है तो उसके ऊपर क्लास में सवाल किया हुआ है, हमने क्या किया, जिसमें स्टार्टिंग में जितने महीने जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसको उतने मंथ से डिवाइड कर दिया। जैसे अगर 10 लाख 3 महीने चला तो 10 लाख इंटू 3/12, और बाकी का 2 लाख अगर 9 में चला है तो 2 लाख इंटू 9/12। वैसे करके तुम टोटल आउटस्टैंडिंग निकालोगे ईयर 1 का। वो सवाल हमने क्लासेस में अपने पास कवर किया हुआ है, उसको एक बार जरूर अपने पास देख लेना। ठीक है, ये मैंने वो वाला बता दिया जहां पे हम ईयर के एंड पे रिडीम कर रहे हैं। अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो फिर तुम्हें फेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक बार एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे मान लो ये ईयर 1 है, ठीक है, तो हमने ईयर 0 पे 10 लाख इशू करे थे और हमने क्या किया, 31 दिसंबर पे 2 लाख रिडीम कर दिया। ठीक है, ये हमारा 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है। तो अगर फेस वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे जी, यहां से यहां तक कितना डिबेंचर आउटस्टैंडिंग चले, तो 10 लाख है, पूरे 10 लाख चला, तो हम क्या निकालेंगे, 10 लाख इंटू 9/12। और यहां से यहां तक कितना चला, 10 लाख में से 2 लाख तो चुका दिए, तो यहाँ कितना चला, 8 लाख। तो क्या करेंगे, 8 लाख इंटू 3/12, तो ये आ जाएगा 7.5 लाख और ये हो जाएगा 2 लाख। तो ईयर 1 का जो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा फेस वैल्यू वो है 9.5 लाख। ठीक है, ऐसे ही तुम ईयर 2 का निकालोगे, ईयर 3 का निकालोगे कि सवाल में जिस तरह से उसने दिया हुआ होगा। ठीक है, चैप्टर में हमारा इतना ही था डिबेंचर्स वाले में, और उसमें कुछ है नहीं, तो आज इतना ही करेंगे। इसके आगे अगली क्लास में नया चैप्टर रिवाइज करते हैं। आज इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।